हेलो दोस्तों। आइए आज कुछ मज़ेदार बातें करते हैं। एक एंडलेस डेजर्ट, बहुत बड़ा रेगिस्तान जो पथरीले पहाड़ों से भरा पड़ा है, और उसके किनारे पे एक सैनिक का किला, मिलिट्री आउटपोस्ट, बहुत पुराना, जिससे कई सोल्जर्स गर्ल्स पकड़े हुए तोपों को लेके नार्थ की ओर देखते हुए इंतज़ार कर रहे हैं। नार्थ की ओर से दुश्मन आने वाले हैं। वो दुश्मन का नाम है टार्टार्स। वो कब हमला करेंगे, कब आएंगे, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इंतज़ार जारी है। इसका जवाब कौन देगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता। ये कहानी है एक यंग सोल्जर जिसका पहली बार इसका पोस्टिंग इस किले पे होता है। ये किले का नाम है बास्टियानी फोर्ट। ये है नॉवेल द टार्टार स्टेप, एक इटालियन नावल है रिटन बाय नीनो बुज़ाटी। इटालियन लिटरेचर सर्कल्स में इनका बहुत मशहूर नाम है, और ये 1938 में पब्लिश किया गया है इटालियन में, और इंग्लिश में 1950s में प्रिंट किया गया है। 30 लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ, और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाया जाता है अंडर एग्जिस्टेंशियलिज्म इन लिटरेचर। और ये राइटर नीनो बुज़ाटी एक पेंटर भी है और जर्नलिस्ट भी। वो एक मज़ेदार बात कहते हैं, राइटिंग एंड पेंटिंग आर सेम। तो इनको उस जमाने के क्रिटिक्स इटालियन काफ्का के नाम से बुलाते थे, क्योंकि ये नावल काफ्का के, फ्रांज काफ्का, जर्मन राइटर फ्रांज काफ्का के कैज़ल से कंपेयर किया जाता है। तो कहानी में जाते हैं। अपना हीरो, मेन कैरेक्टर जियोवानी ड्रोगो, एक लड़का है जो मिलिट्री ट्रेनिंग पूरा होने के बाद इसको पोस्ट किया जाता है बास्टियानी फोर्ट। ये इसके गांव से 2 दिन की दूर में है। तो ये निकलता है अपने घोड़े पे, वादियाँ पार करते हुए, पहाड़े पार करते हुए। जब फोर्ट को पहुंचता है, दूर से देखता है तो ये चौंक जाता है। इसके लिए ये एक नई दुनिया है, उधर कुछ भी नहीं रहता। वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, और उसी दिन निकलने का फैसला करता है। जब जाके अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को मिलता है तो उससे कहता है कि तुमको 4 महीने इधर और रुकना पड़ेगा। 4 महीने के बाद तुम सर्टिफिकेट, अनफिट सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट लेके इधर से निकल सकते हो। तो ये सुनने के बाद ड्रोगो सोचता है कि ठीक है, 4 महीने गुजार लेंगे। वो अपने कमरे को जाता है, तैयार वैयारी करके किले के ऊपर आके नाथ के और देखता है कांतहीन एंडलेस डेजर्ट। वहाँ उसे लगता है कि मेरी जवानी इधर बर्बाद होने वाली है। इधर टाइम वेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं रखा। जिधर भी देखो रेगिस्तान और पथरीले पहाड़ और एंडलेस सन्नाटा, साइलेंस। ये उसको लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी से दूर होना है, अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, अपने पूरे रिश्तेदारों से, पूरे बॉन्डेजेस से दूर होना जैसा लगता है। एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है। तो उसे लगता है कि इधर वक्त नहीं गुजरेगा। पहले में स्टार्टिंग में उसे ऐसे लगता है कि यहाँ से जितना जल्दी निकल जाऊँ उतना अच्छा है। तो इसका डेली रूटीन कठिनाई भरा डेली रूटीन इसे बहुत थका देता है। सवेरे उठो, तैयार हो, गश्त करो, फिर से सो जाओ, वगैरह वगैरह। ये थका देने वाला, कठिनाई से भरा एक मिलिट्री रूटीन है। जब वो पहले टाइम वो जाके देखता है उस किले में, तो उसे ढेर सारे बूढ़े ऑफिसर्स और थोड़े जवान यंग सोल्जर्स दिखते हैं उसे। तो धीरे धीरे से ये रूटीन उसको आदत सी हो जाती है। और जब उसको जाने का वक्त आता है 4 महीने के बाद, तो वो मना कर देता है। वो चाहता है कि यहीं रुक। वो सोचता है कि वापस जाके गांव में वही घिसी पिटी ज़िंदगी
जीने के बदले में यहीं पे रहते हैं, टार्टार्स के लिए इंतज़ार करते हैं, हमला होगा उनसे, हम वार करेंगे और उसमें जीतेंगे और एक मिलिट्री ग्लोरी के साथ हम वापस जाएंगे। ये ख्याल उसके दिमाग में बैठ जाता है। सो हर दिन उठो, वही काम करो। 4 दिन के पहले क्या हुआ वही इस दिन में भी होते रहता है कि डिफरेंस बोलना पता मुश्किल हो जाता है कि 1 महीने के पहले का दिन और आज का दिन डिटो एक ही होता है। तो इससे एक कहानी याद आती है। फ्रेंच फिलोसोफर, फेमस फ्रेंच फिलोसोफर अल्बर्ट कामुस के द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस ग्रीक मैथोलॉजी में एक राजा है, बहुत कनिंग, बहुत स्मार्ट राजा। वो 2 बार मौत को चकमा देके वापस इस दुनिया में आ जाता है। इससे उनके देवताओं को गुस्सा आता है, तो उनके देवताओं का बहुत बड़ा देवता जियास उसको शाप देता है कि तो बार बार मौत को चकमा देके जा रहा है, इसीलिए तुझे एटर्नल लाइफ देता हूँ। तो एटर्नल लाइफ जिएगा और उसके साथ तुझे एक पनिशमेंट मिलेगा, वो भी एटर्नल पनिशमेंट। उसका पनिशमेंट ये होता है कि हर दिन एक बहुत बड़ा चट्टान लेके बहुत बड़ा पत्थर को धक्का दे दे के पहाड़ की चोटी के ऊपर तक पहुंचाना है। वो वहाँ से लुढ़ के वापस आएगा, फिर से नीचे उतर के आना, फिर से रोल अप करके पहाड़ के ऊपर लेके जाना है। यही है उसका पनिशमेंट। सो अल्बर्ट कामुस कहते हैं कि ये सिसिफस को दुखी बंदा मत देखो, उसका डेली रूटीन को देखो, उसे दुख मत समझो। ये अब्सर्डिज्म फिलॉसफी का टॉपिक है ये, क्योंकि वह उसको खुश देखो, क्योंकि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम यही करते रहते हैं। सिसिफस को पता है अपने तकदीर के बारे में कि इसको हमेशा के लिए यही करते रहना है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ जीना उसको नॉर्मल सा हो जाता है। आम इंसान की ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसे ही होते रहता है। सवेरे उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, 8 घंटे 10 घंटे उधर बिताओ, काम करो, वापस आओ, वही रूटीन सालों साल करना पड़ता है सर्वाइव होने के लिए। सो कोई चेंज नहीं रहता। तो क्या हम दुखी है? नहीं है ना। तो वो काम भी हम खुशी से कर लेते हैं। कामों को कहना यही है। और यहाँ कहानी में वापस आएंगे, ड्रोगो का हालत भी यही है। उसका रूटीन से आदत सी हो जाती है उसे, और वो उसको कंफर्ट लगने लगता है। 4 महीने गुजर जाते हैं, वो मना कर देता है जाने के लिए। 4 महीने 4 साल में तब्दील होते हैं। हर दिन वो कुले पे जाता है और सुनसान और सन्नाटा भरा रेगिस्तान पे और ताड़ते रहता है, और टाइम काटने के लिए वो अपने आप में फैंटेसीज बनाना शुरू करता है, ताकि ऐसे रहे कि 2000 सोल्जर्स आके अटैक करेंगे, टार्टार्स आके अटैक करेंगे, हम 100 लोग रहेंगे और 99 घायल हो जाएंगे, मैं भी घायल हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा कम घायल हो जाऊंगा और मैं अकेले उनको रोकने की कोशिश करते रहूँगा। कितने में रीइंफोर्समेंट आ जाएगी और हमको बचा लेगी। यही फैंटेसी को वो हर दिन परफेक्ट करने की कोशिश करते रहता है। तो वेटिंग। सो हर एक ज़माने में एक आध फिलोसोफर्स आते हैं, उनकी फिलॉसफी झाड़ के जाते हैं और हमारा सोच को उधेड़ के जाते हैं। जैसे कि नाइलिज्म को बढ़ावा दिया है फ्रेडरिक नीशा, जो दिमाग का दही बना देता है, बाद में एग्जिस्टेंशियलिज्म आता है, दही का लस्सी बना देता है, और बाद में अब्सर्डिज्म आता है और लस्सी का रायता कर देता है। तो ये 3 चीज़ इसलिए दिखाई देंगे कैसे जिंदगी बेतुका है, बेमतलब है। ये कहता है नाइलिज्म, तो उसको मीनिंगफुल बनाओ, अपना खुद का मीनिंग बनाओ, अपना खुद का एसेंस क्रिएट करो। ये कहता है एग्जिस्टेंशियलिज्म। और अब्सर्डिज्म भी यही कहता है कि बेतुका है तो क्या आप खुशी से जी लो। तो ड्रोगो का हालत यही है, डेली रूटीन में वो उलझा हुआ रहता है और वेटिंग ही उसका ज़िंदगी में एक मतलब, एक मीनिंग सा देता है। तो इससे एक कहानी याद आती है, मैं बताता हूँ। वेटिंग फॉर गोडो एक आयरिश राइटर ने लिखा है, सैमुअल बेके, बहुत मशहूर किताब है।
वेस्टर्न लिटरेचर में। ये किताब के कॉन्टेक्स्ट जानने से पहले आपको मैं बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद पूरा यूरोप तबाह हो चुका था, मलबे में तब्दील हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा, शहर बर्बाद, गांव बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। जो भी बचा हुआ बंदा है, जो भी सर्वाइवर्स थे, उनके लिए जीता जाता नरक बन चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो आप सोचो, जो बंदा जिसके पास अब कुछ भी नहीं है, उसका फैमिली नहीं है, उसका प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उसके रिश्तेदार नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, तो उसका ज़िंदगी कैसे होगा? वो फिर से शुरुआत करना पड़ेगा उसे, और वो इंतज़ार करते रहता है किसी न कोई आएगा, कुछ ना कुछ होगा ज़िंदगी में, तब जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेटिंग फॉर गोडो नॉवेल 1952 में पब्लिश किया गया। इट्स ए प्ले है, एक नाटक है। तो ये बहुत अब्सर्ड, बहुत बेतुका नावल माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है। हालांकि उस जमाने के वो जो बचे रहे सर्वाइवर्स, उनके माइंडसेट को दर्शाता है। इट्स स्टिल रिलेवेंट। अभी भी वो नावल रिलेवेंट। मैं बताता हूँ कैसे। इसमें दो कैरेक्टर्स रहते हैं, इस्टगॉन और व्लादिमीर, दोनों फ्रेंड्स थे। गाँव के बाहर सड़क किनारे मिलते हैं, एक पेड़ के नीचे, एक से एक लोग जोक करते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और फिर से मिल जाते हैं और जाने के सोचते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं क्योंकि उनका इंतज़ार है गोडो के लिए। गोडो कौन है इनको नहीं पता, वो कब आएगा इनको नहीं पता, ये आएगा क्या नहीं आएगा इनको ये भी नहीं पता। फिर भी इंतज़ार जारी है, गोडो आएगा, हम जो करना है वो करते रहते हैं। तो इधर जियोवानी ड्रोगो का हालत भी यही है, हर दिन वो इंतज़ार करते रहता है, आ जाएंगे, नहीं तो ठीक है कल आ जाएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे। देखते देखते 4 साल बीत जाते हैं, और इनका सीनियर ऑफिसर एक दिन उससे बताता है, कैप्टन ऑस्ट्रिच उसको बताता है कि ड्रोगो तुम निकल जाओ यहाँ से, इधर तुम आके 4 साल हो चुका है, तुम्हारी जवानी इधर बर्बाद हो जाएगी, और रुकेगा और 2 साल इधर रुकोगे तो तुम एडिक्ट बन जाओगे। मैं 22 ईयर्स से इधर पड़ा हुआ हूँ डॉक्टर्स के इंतज़ार में, अब मैं चले जाऊँगा तो मैं इस तरह फंसा पड़ा हुआ हूँ इस पर। तुम ऐसे मत करो, तुम जाओ, वापस जाओ, सिटी को जाओ, और अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से मिलजुल के रहो, इधर वक्त मत बर्बाद करो। तो ड्रोगो को इस बात का रास नहीं आती। वो सोचता है, उसका ईगो मर खाता है, मैं अब चले जाऊंगा, 4 साल में जिस चीज़ के लिए इंतज़ार किया, जो आएंगे टाटा उन पे ये करूँगा वो करूँगा, और वो पूरा ग्लोरी लेके जाऊँगा, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं आज चले गया तो कल आ जाएंगे, तो 4 साल का इंतज़ार बर्बाद हो गया। तो फिर ऐसे मैं नहीं कर सकता, और रुकने का कोशिश करता है। अक्सर एक आम आदमी के ज़िंदगी में भी यही होते रहता है, जो हमेशा देखते रहता है, इंतज़ार करते रहता है, वो नौकरी करते रहता है, आज नहीं तो कल प्रमोशन आएगा, आज नहीं तो कल प्रमोशन आएगा, या आज नहीं तो कल बिजनेस में ब्रेक थ्रू होगा, अब मैं रोक दूंगा, अगर वो आने वाला ही है उसको मिस करूंगा तो इतने सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। यही सोच में आज के दिन में इसीलिए इररिलेवेंट है, तो ऐसे सोच के रह जाता है ना। एक दिन ऐसा होता है कि नॉर्थ के ओर से थोड़े सोल्जर्स आते रहते हैं, तो किले में सब लोग एग्जाइट हो जाते हैं, बाकी सोल्जर्स ऑफिसर्स पूरे एग्जाइट हो जाते हैं, पूरे वेपन्स निकाल के पूरे तैयारियां करने लगते हैं। जो तोप निकालते हैं, बहुत बड़ा तोप, उसको पहला एक बार उसको टेस्ट करके देखते हैं, उसके आवाज़ से वो किले के पुराने दीवारें गूंज उठते हैं, दीवारें कांपते हैं, और हर एक सोल्जर में वही एक्साइटमेंट रहता है। लेकिन कोई किसी से बातचीत नहीं करता, साइलेंटली अपने आप निखाओं में वो जुड़े हुए तैयारी में ये हुए रहते हैं। तो क्या होता है, इतने में उनके बड़े ऑफिसर को एक लेटर आता है, चिट्ठी आता है कि वो सोल्जर्स एम्प्टी हैंडेड आ रहे हैं, उनके हाथों में कुछ भी वेपन्स नहीं है, वो आ रहे हैं टेरिटरी मैपिंग के लिए, राइट, उनसे कोई खतरा नहीं है, वो मैपिंग कर लेंगे,
और चले जाएंगे, कोई युद्ध वुद्ध होने वाला नहीं है। ये सुन के सब लोग निराश हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि क्या ये वाकई ये हमले को चाहते हैं? तो एक आपको छोटा सा दिलचस्प कहानी बताऊंगा। एक नावल है, वर्ल्ड वाइड 150 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुका है वो नावल, 150 कंट्रीज में। अल्केमिस्ट, जो पुस्तक प्रेमी है उनको नाम जरूर पता होगा। अल्केमिस्ट एक एडवेंचरस नावल है, एक ब्राजीलियन राइटर ने लिखा, और कोई लोग बहुत मशहूर नावल है, पढ़ो कभी भी, बहुत मजा आएगा आपको। उस पे हीरो को कहीं जाना होता है, इजिप्ट को जाना होता है, वो उसका मंजिल है, लेकिन जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते। बीच रास्ते में एक गांव में रुक जाता है वो, और काम के लिए तलाश करते रहता है, थोड़ा काम कर ले, थोड़ा पैसा इकट्ठा करे और चले। तो वो गांव के गलियों में छोटे से टापू पे एक क्रिस्टल मर्चेंट दिखता है, उसका क्रिस्टल्स बेचने वाला शॉप एक। वो वहाँ जाता है, उससे काम पूछता है कि देखो भाई, थोड़ा मुझे काम दे दो, मैं थोड़ा कमाई करके मैं इजिप्ट जाके जाना है, मुझे पहुँच रहा है। तो ठीक है, वो नौकरी दे देता है, हालांकि उसका बिजनेस बहुत खराब है। एक दिन अपना हीरो क्रिस्टल मर्चेंट से पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो कहता है मुझे मक्का मदीना विजिट करके आना है, वही मेरे ज़िंदगी का मकसद है, उधर जाना है, उधर जाने के लिए मुझे पैसे, ढेर सारे पैसे चाहिए, वो पैसे कमाऊँ, एक बार कमा लूँ, मैं निकल जाऊँगा। तो हीरो एक काम करता है, क्योंकि वो गलियों में आसपास में कहीं भी चाय का दुकान नहीं रहता, तो ओनर को एक आइडिया देता है, चलो चाय का दुकान ओपन करते हैं, कोई भी चाय पीने आएगा तो अपन ग्लासवेयर को भी देख लेगा और ख़रीदारी भी होगी। तो सही में ऐसे करते हैं, वो पसंद आता है उसके मालिक को, क्रिस्टल मर्चेंट को, तो मान जाता है और चाय का दुकान शुरू करते हैं। और लोगों का जो भी उधर आता है चाय पी के, वो क्रिस्टल आइटम्स, ग्लासवेयर खरीदना शुरू करते हैं लोग। इससे इन दोनों के पास बहुत पैसा जमा हो जाता है, स्पेशली मालिक के पास। तो आके हीरो पूछता है अपने क्रिस्टल मर्चेंट से, अब तो तुम्हारे पास बहुत सफिशिएंट मनी है, अब तो तुम जा सकते हो मक्का मदीना विजिट करने। तो क्रिस्टल मर्चेंट मना कर देता है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? वो मेरा जिंदगी का मकसद है, ये एक बार मेरा मकसद पूरा हो गया, बाद में मेरा जिंदगी बेतुका बन जाएगा, मीनिंगलेस बन जाएगा। ये इंतज़ार ही मेरा ज़िंदगी बन चुका है, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो ये है अल्केमिस्ट नावल में एक छोटा सा पार्ट। इधर वापस आते हैं टाटा स्टेप नावल में, जो जियोवानी ड्रोगो का हालत भी ऐसे ही होता है। जब आते हैं सोल्जर्स, ये लोग सोचते हैं कि ये वार करने आए हैं, ऐसे होता है, ये चाहते हैं क्या? नहीं, शायद एक बार हमला हो जाए और टाटार्स को हरा दे, बाद में वो क्या करेंगे, उसी किले में और कितने साल इंतज़ार करेंगे, क्योंकि 20-30 साल से 40 साल से कई ऑफिसर्स वहाँ इंतज़ार में पड़े हुए हैं। तो जब कभी कोई भी आता है तो उसे 2 years कंपल्सरी सर्विस करना है उस किले में। जो इन सोल्जर्स आते हैं 2 साल करते हैं और निकल जाते हैं। एक फेयरवेल पार्टीज चलते रहता है, 4 साल 8 साल हो जाते हैं लोगों के ज़िंदगी में। जो भी अलविदा बोल के जाता है, जवान वहाँ से ट्रांसफ़र होके उसके अंदर अपना जवानी ढूंढते रहता है। ये एक बार 8 साल के बाद वो अपने गांव जाता है ड्रोगो, ताकि उनके फ्रेंड्स और फैमिली से मिल सके। और गांव जाकर देखता है तो उसके फ्रेंड्स शादियां कर चुके हैं, उनके बच्चे हो चुके हैं, और वो अपने अपने धंधों में, अपने अपने बिजनेस में, नौकरी में सेट हो चुके हैं। पूरा उनका ज़िंदगी बहुत इवेंटफुल तरीके से गुजरते रहता है। ये सब देखता है, और जो लड़की को वो पसंद करता है उसके पास जाके मिलता है तो उसको अजीब सा महसूस होता है। इसके दिल दिमाग पूरा किले पे ही अटक के रहता है, वो उधर ही जाना चाहता है। वो वहाँ से निकल जाता है, ये डिसाइड करके वापस इधर कभी भी नहीं आऊँगा, क्योंकि जो ज़िंदगी उसको आदत सी हो गई है वही ज़िंदगी
में वो हमेशा रहना चाहता है। अब 40 साल गुजर चुके हैं। जियोवानी ड्रोगो बीमार हो चुका है और बहुत कमज़ोर हो गया है। तो बाकी के ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि अब तुमको जाने के वक्त हो गया है, आपको अब तुम्हें जाना है। तो उसे तैयार करके गाड़ी में बिठा के भेजते हैं। तब आता है प्लॉट में ट्विस्ट। जब ये जाने लगता है तब आते हैं टार्टार्स हमला करने के लिए। तो जियोवानी ड्रोगो देखता है दूर से, वो खुश भी होता है क्योंकि उसका इंतजार का फल मिला है, लेकिन वो दुखी भी होता है क्योंकि वो फल को खा नहीं पाया। ये है टार्टार्स नॉवेल। दोस्तों, मैं तो सिंपल तरीके में बताया, लेकिन आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको वो रेगिस्तान को, वो किले को, वो अकेलेपन को, या उसके अंदर बसी हुई एक ब्यूटी को आपको फील करवाते हैं डीनो बुज़ार्टी। ये कंपल्सरी पढ़िए, इसे आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।